एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंजाइम्स। हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसका लेक्चर सीरीज एक सीरीज में चल रहा है। तो अब तक हमने बाकी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। फर्दर अब हम कंटिन्यू करते हुए एंजाइम्स पढ़ेंगे जो CSIR नेट लाइफ साइंस 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट क्या होता है कि कैटलिस्ट कैटलिस्ट होता है वो एंजाइम जो पार्टिसिपेट करता है, सॉरी, वो जो मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ कुछ। जैसे ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, डू नॉट कंज्यूम डू नॉट कंज्यूम और एनी परमानेंट चेंज, और परमानेंट परमानेंट चेंज। मतलब कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और वो खुद कंज्यूम नहीं होते हैं, ना ही उसमें कोई भी परमानेंट चेंज आता है। और ये रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट। और ये कैसे वर्क करते हैं? ये लो करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, लो एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस करते हैं। और ये इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं लाते, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। और ये फ्री एनर्जी चेंज में कोई इन्फ्लुएंस नहीं लाते, नो इन्फ्लुएंस फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है। अब इससे एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि फ्री एनर्जी का क्या होता है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम, ये के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन सबस्ट्रेट। जो एंजाइम या फिर बायो कैटलिस्ट होते हैं, एंजाइम को ही बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ लिख लें एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये कोई भी प्रोटीन हो सकता है या फिर आरएनए भी होता है, राइबोजाइम जो एक आरएनए है। और ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं और स्टीरियो स्पेसिफिक भी होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब इसका जो स्टीरियो कन्फर्मेशन होता है वो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक। ठीक है। और ये इनहेंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बाय फॉर्मिंग वीक इंटरेक्शन। ये वीक इंटरेक्शन बनाते हैं, वीक इंटरेक्शन विद सबस्ट्रेट। और ये होता है रिवर्सिबल। जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब बैकवर्ड भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। अब ये एक ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं, मतलब वर्क करते हैं। ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। अब आगे बात करें तो एक्टिव साइट जो होती है, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। एक्टिव साइट पे अगर हम डिस्कशन करें तो ये क्या होता है? एक्टिव साइट इज ए थ्री डी क्लेफ्ट formed by R group of amino acid that come from different part of the amino acid sequence. The active site take up a relatively small part of the total volume of the enzyme. तो जो टोटल वॉल्यूम होता है, जैसे समझ लो ये एंजाइम है। अगर ये एक एंजाइम है, ठीक है,
तो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है एक्टिव साइट। ये है एक्टिव साइट, ये है एक्टिव साइट और ये है एंजाइम। डन। तो अब आगे देखें तो जो मिनिमम 100 अमीनो एसिड का मिनिमम जो ये एंजाइम होते हैं, ये या तो 100 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड से मिलके बन सकते हैं या उससे ज्यादा से बनते हैं, 100 से कम के नहीं बनते। तो इसका एक्टिव साइट जो है उसमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, इसके पास कैटालिटिक साइट होती है। क्या क्या होती है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, दूसरी होती है कैटालिटिक साइट। ठीक है। अब इसके जो रिएक्शन होते हैं इसमें एक को फैक्टर भी एक्ट करता है और ये बाइंडिंग साइट पे एक्ट करेगा। ये को फैक्टर होता है, को फैक्टर बाइंडिंग साइट। तो तीन साइट हो गए, पहला ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, दूसरा कैटालिटिक बाइंडिंग साइट, तीसरा तीसरा है कोफैक्टर बाइंडिंग साइट। तीन साइट होते हैं। अब एंजाइम स्पेसिफिसिटी पे कुछ डिस्कशन कर ले तो एंजाइम की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है और इनके बीच में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो अ, जैसे अगर ये इसमें बहुत सारी हाइपोथेसिस आई थी। एक पहली हाइपोथेसिस है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की में क्या था कि इसमें जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर लॉक की तरह बिहेव करेगा और जो सबस्ट्रेट है वो की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि इसमें फिट हो जाए। तो इसमें फिट होने के लिए कैसे स्ट्रक्चर चाहिए? ऐसे स्ट्रक्चर। तो ये हो गया सबस्ट्रेट। अब ये फिट कैसे होंगे? ये ऐसे फिट हो गए। सॉरी सॉरी। तो ये एंजाइम है जो एज अ लॉक काम कर रहा है। ये हो गया सबस्ट्रेट जो एज अ की काम कर रहा है। और ये हो गया एंजाइम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा। अब ये लॉक एंड की मॉडल ये किसने दिया था? ये दिया था फिशर ने। तो इन्होंने बोला था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली compatible होने चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला था कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट should be or must have structural compatibility। डन। अब दूसरा दूसरा आता है इस पे हाइपोथेसिस, वो होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल या इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस ये दिया था कोशलैंड ने। अब इसमें क्या होता है कि एक जैसे ये एंजाइम है, इसके अलग अलग ये ग्रुप्स हैं और यहाँ पे है सबस्ट्रेट ऐसे। ठीक है। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? जो एंजाइम है वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगा ताकि वो फिट हो सके सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट में फिट होने के लिए वो अपने आप में कैसे मॉडिफाई करेगा? वो थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर चेंज करके ऐसे मॉडिफाई हो जाएगा जिसमें एंजाइम इजीली फिट हो सके। ठीक है। एक मिनट। हम्म, तो इसमें एंजाइम इजीली फिट हो सके और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें मॉलिक्यूलर कॉम्पैटिबिलिटी देखने को मिलता है। उसमें स्ट्रक्चरल कॉम्पैटिबिलिटी है, इसमें मॉलिक्यूलर कॉम्पैटिबिलिटी है।
इसमें जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है वो इसमें भी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में लॉक एंड की में स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी है, इंड्यूस फिट में मॉलिक्यूलर कंपैटिबिलिटी है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में हम देखते हैं एक ग्राफ आता है कि कैसे जब एंजाइम काम करता है तो कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू अटेन द ट्रांजिशन स्टेट, इसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कि ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो जितनी अगर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी रिएक्शन उतना स्लो होगा, उतना ही ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए। तो अब देखेंगे इसमें एक ग्राफ बनता है, ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें इस वाले लेवल पे, एक मिनट, ये आधा लेवल डिवाइड करिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में अगर हम विदाउट एंजाइम बात करें तो सबसे पहले तो ये एक्स एक्सेस है जो, ये है प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। और जो वाई एक्सिस है ये है फ्री एनर्जी। हम्म। तो अब विदाउट अगर एंजाइम की बात करें तो विदाउट एंजाइम कैसे रिएक्शन होगा कि फ्री एनर्जी बहुत ज्यादा हाई इसको चाहिए, फिर ऐसे बनता है ये ग्राफ। अब इसी इसी पे अगर हम देखें तो ये जो है सेंटर पोजीशन, और यहाँ पे हम बना लें कि अगर हम एंजाइम डाल देते हैं इस रिएक्शन में तो क्या होगा। तो ये देखो ग्राफ ऐसे इसका कैसे डाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंटर का लाइन है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी जो है विदाउट एंजाइम कितना है, विदाउट एंजाइम है ये ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, ठीक है। ये है डेल्टा जी। अब ये तो है विदाउट एंजाइम, ये है विद एंजाइम। तो विद एंजाइम के साथ कितना हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, इतना हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, और ये है ओवरऑल एनर्जी। ये क्या है ओवरऑल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, जो दोनों में ही सेम होगा। तो ये है डेल्टा जी। अब अब यहाँ पे हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब इसमें एक और चीज को डिनोट करें तो यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट को मान लो ए बोले तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया जो है बी। उसके साथ साथ एंजाइम रिलीज हो गया, डन। तो ये सारा है। तो एंजाइम हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, एंजाइम का रोल है कि ये लोअर करता है, सॉरी क्या लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और ये अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। इसमें डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव साइड में डेल्टा जी। अब एंजाइम क्या क्या करता है, ये ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करता है, सबस्ट्रेट के ट्रांजिशन स्टेट को। इसमें मल्टीपल नॉन कोएलेंट इंटरेक्शन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, फैक्टर्स।
तो फैक्टर्स में क्या है, सबसे पहले ए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में आएगा कि लो है, हाई है, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है, तो इसमें एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इसमें ग्राफ ऐसा बनता है कि जो सबस्ट्रेट है, ये जो सबस्ट्रेट है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है एक पॉइंट तक, फिर वहां पे क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि जितने एंजाइम है वो सारे सबस्ट्रेट के साथ ऑक्यूपाई हो चुके हैं, अब कोई भी बचा नहीं है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है, सबस्ट्रेट यहाँ लो है, यहाँ सबस्ट्रेट हाई है, और यहाँ पे आधे पे, जहाँ पे आधा रिएक्शन का वेलोसिटी है उसको बोलते हैं वी मैक्स हाफ, और जहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन है, जहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं वी मैक्स। ठीक है, तो इसमें हमें तीन रीजन देखने को मिलता है। अगर इसको ऐसे आगे ड्रॉ करें तो हमें तीन रीजन देखने को मिलता है क्लियरली। इसमें इसमें ये जो पहला रीजन है, ये जो पहला रीजन है, ये ये है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो दूसरा है, ये जो दूसरा है, जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेट, ये है मिक्स्ड ऑर्डर। मिक्स्ड ऑर्डर कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये वाला जो है लास्ट वाला, जहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे सैचुरेट हो चुका है, ये है जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये है जीरो ऑर्डर, यहाँ पे सैचुरेट हो चुका है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो लो है सबस्ट्रेट वो तो फर्स्ट ऑर्डर है, और जहाँ पे हाई सबस्ट्रेट है वो जीरो ऑर्डर है, और इंटरमीडिएट अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है तो वो 1 से 0 के बीच में है, मतलब मिक्स्ड ऑर्डर है। और ये जो हमें जो ये कर्व देखने को मिल रहा है, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो टेम्परेचर कैसे, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा इसका फंक्शन होता है ऑप्टिमम पीएच पे, जो एंजाइम है। इसमें भी एक ग्राफ बनता है, ये ग्राफ है। दूसरा इसमें डाले तो ये है। तो ये क्या शो कर रहा है, जो ये पहला वाला है और ये दूसरे, दोनों का पीक है। पहला वाला क्या है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, और जो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे टेम्परेचर देख रहे हैं,
और वाई एक्सिस पे हम वी नॉट देख रहे हैं, मतलब रेट रेट का ही देख रहे हैं सब में। तो जो रेट है और टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं कि रेट सबसे हाई है, और इसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोल देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। क्या हो रही है? थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। थर्मल एनर्जी बढ़ रही है तो सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, और ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। लेट्स से कि ये 35 डिग्री सेल्सियस है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ये जो दूसरा है ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है? थर्मल डीनेचुरेशन, थर्मल डीनेचुरेशन हो रहा है यहाँ पे। जो ग्राफ डाउन जा रहा है और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो एंजाइम जो है वो थर्मली डीनेचर हो जाएगा, मतलब अब फंक्शन नहीं करेगा ऑफ एंजाइम। ठीक है। और ये वाला जो है ग्राफ, ये क्या बता रहा है कि अ, अगर हमें दो ग्राफ को, ये दोनों ग्राफ को आपस में कंपेयर करना है, तो समझ लो कि ये अगर 1 है और ये 2 है, तो जो 2 है, 2 क्या है? थर्मली मोर स्टेबल है 1 के, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा रहे हैं तब जाके वो डीनेचर हो रहा है। तो 2 इज थर्मली मोर स्टेबल, थर्मल थर्मली थर्मली मोर स्टेबल देन 1। मतलब कि इसके पास ज्यादा इंटरेक्शन होगा, इसीलिए ये हाई टेम्परेचर पे भी अपना फंक्शन कर रहा है। अब पीएच, पीएच की बात करें, तीसरा है पीएच। पीएच भी ऑप्टिमम पीएच एक होता है एंजाइम का। अब इसको, इस पे भी एक ग्राफ बनता है, देखो। इसमें जो एक्स है वो पीएच है, ये वी नॉट है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा कि स्टार्टिंग में ऐसे बना लूं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सबका पीक पॉइंट है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, जो एंजाइम सबसे लो पीएच पे अच्छा फंक्शन कर रहा है, उसका रेट हाई है। और कुछ जैसे अलग अलग ये एंजाइम होते हैं, उनका अलग अलग ऑप्टिमम पीएच होता है। ठीक है। तो जैसे कि कुछ कुछ एंजाइम होते हैं, उनका ऑप्टिमम पीएच काफी लो पे होता है, मतलब वो एंजाइम उसी एकदम लो पीएच पे ही फंक्शन कर सकते हैं। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एकदम हाई पीएच पे फंक्शन करते हैं, और कुछ होते हैं जो मॉडरेट पीएच पे फंक्शन करते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लें, तो जो ये रेड वाला है, जो एकदम लो पीएच पे एक्ट कर रहा है, ये होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही एक्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जाता है तो लाइसोजोम, लाइसोसोमल एंजाइम्स। और ये जो है, जो न्यूट्रल पीएच पे कर रहा है, ये है साइटोसोलिक एंजाइम्स। और जो बहुत हाई पीएच पे कर रहा है, वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये बेसिक मीडियम में एक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पीएच का रेंज भी लिख लेते हैं, तो ये है 7, ये है 10, ये है 4.5, और ये है 1.5। अब आगे बढ़े तो एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है। तो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। डन। अब देखो, एंजाइम अलग अलग क्लास में डिवाइड होता है। इसको क्लासिफाई करने के लिए दिया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको आईयूएमबी बोलते हैं। उन्होंने क्लासिफाई किया था इसको 6 क्लासेस में। ठीक है।
तो इसमें सबसे पहला क्लास होता है, इसको 6 क्लासेस में ऐसे डिवाइड कर लें, और सबका एक प्रॉपर फंक्शन है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये है 6। ठीक है, तो 6 का नाम क्या क्या है? जो सबसे क्लास 1 है उसको बोलते हैं, क्लास 1 को बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्लास 2 होता है ट्रांसफरेज। क्लास 3 होता है हाइड्रोलेज। क्लास 4 होता है लाइज। क्लास 5 होता है आइसोमेरेज। और क्लास 6 होता है लाइगेज। डन। अब एक एक करके एक एक को डिस्कस कर लें। तो जो सबसे पहले क्लास 1 है वो होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का बिटवीन द सबस्ट्रेट। तो दो सबस्ट्रेट के बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसफर। तो S1 है सबस्ट्रेट और ये S2 है सबस्ट्रेट, इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इनको बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या होता है? ये ट्रांसफर करता है किसी ना किसी ग्रुप को। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट 1 से सबस्ट्रेट 2 में अगर कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, जैसे S1 है, S2 है, और यहाँ पे कोई ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो होता है ट्रांसफरेज। अब इसका एग्जाम्पल होता है काइनेज। काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज क्या है कि ये यूज करता है वाटर को, यूज वाटर टू ब्रेक बॉन्ड, और वाटर इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब कि ये वाटर को यूज करके किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और जब भी इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे वाटर का एडिशन होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? वाटर को सबस्ट्रेट 1 से अगर सबस्ट्रेट 2 में कन्वर्जन हो रहा है तो यहाँ पे वाटर आ रहा है, या यूज कर रहा है या रिलीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पे एंजाइम जो एग्जाम्पल जो होगा इसका, ये होगा डाइजेस्टिव एंजाइम। जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको वाटर चाहिए। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम्स, ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है, ये 1, 2 एंड 3 तीन एग्जाम्पल देख लिया। अब क्लास 4 जो है वो है लायज। लायज का मतलब है कि नो यूज ऑफ वाटर फॉर बॉन्ड ब्रेक, नो रिलीज ऑफ वाटर ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेक। इसमें क्या होगा? इसमें एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ साथ कोई एक और सबस्ट्रेट अटैच है, मतलब कोई मॉलिक्यूल अटैच है। तो ये लाइज क्या करेगा? उसको ब्रेक कर देगा और दोनों को अलग अलग कर देगा। इसका एग्जाम्पल होता है एल्डोलेज, फ्यूमरेज, सिंथेज, रूबिस्को। ठीक है, जैसे ये सबस्ट्रेट है, के साथ ये अटैच है, तो अब क्या हो रहा है? ऐसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ये अलग हो गया, प्लस ये अलग हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में आता है सिंथेज। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये सिंथेज। उसके बाद आता है एल्डोलेज, एल्डोलेज, फ्यूमरेज और रूबिस्को।
अब नेक्स्ट है जो वो है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करेगा? आइसोमेरेज कैन कन्वर्ट वन आइसोमेरिक फॉर्म टू अनदर, और इसमें रेसमिक मिक्सचर भी बन सकते हैं जिसको रेसमेज भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल होता है आइसोमेरेज, म्यूटेज, एपीमरेज, रेसिमेज। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। इसका एग्जांपल है आइसोमरेज, म्यूटेज, एपीमरेज, अगर एपीमर बनाना तो एपीमरेज, रेसिनेज। ठीक है। अब लास्ट जो है लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म बॉन्ड विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। इसको एटीपी चाहिए, इसको एटीपी चाहिए, एडीपी चाहिए, कोई भी एनर्जी चाहिए, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ओके। जैसे ए और बी दो सबस्ट्रेट हैं, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है तो हम एटीपी या एडीपी का यूज करके इस एंजाइम को यूज करते हैं, तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसका एग्जांपल होता है सिंथेटेज, सिंथेटेज और लाइगेज। लाइगेज इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस। अब आगे पढ़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स। और ये कोफैक्टर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। ये जो इनऑर्गेनिक होता है इसमें आते हैं मेटल, ऑर्गेनिक में आते हैं कोएंजाइम्स। अब जो ये ऑर्गेनिक है ये फर्दर डिवाइड होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है, और ये डिवाइड होता है वीक बाइंडिंग कोएंजाइम्स। ठीक है, वीक बाइंडिंग जिसमें कोएंजाइम्स ही आते हैं, कोएंजाइम्स। और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग इसमें आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। डन। तो एक और कॉन्सेप्ट की बात कर लें कि यहीं पे देख लेते हैं। एक होता है होलो एंजाइम। ठीक है। ये होलो एंजाइम क्या है? होलो एंजाइम दो चीजों से मिलकर बनता है, ओपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। ये दोनों मिला के बनाते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एक कंप्लीट एंजाइम है जो एक्टिव होता है, एपो एंजाइम इनएक्टिव है। जब एपो एंजाइम के साथ को एंजाइम जुड़ता है तभी जाके वो एंजाइम एक्टिवेट होता है। अब इस को एंजाइम के अंदर में को फैक्टर्स भी आते हैं। अब देखो, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ये दो तरह के कोफैक्टर्स हैं ना, एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स जो हैं ये ये क्या है? मेटल आयंस जिसमें ज्यादातर डाई वैलेंट कैटायंस होते हैं, डाई वैलेंट कैटायंस। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा? Mg2 प्लस
Mg2+ किसमें प्रेजेंट होता है? काइनेज एंजाइम, न्यूक्लियस, पॉलीमरेज। Fe2+ ये होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, एकोनिटेज, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। और जिंक होता है, जिंक भी एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। जिंक में होता है कार्बोनिक, जिंक होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, और अल्कोहल डी डी हाइड्रोजिनेज में। और फिर होता है कॉपर। कॉपर इसमें होता है लाइसाइल ऑक्सीडेज, टायरोसिनेज और साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। फिर नेक्स्ट है निकेल। निकेल होता है यूरिएज। और उसके बाद आता है सेलेनियम 2+, ये होता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज। और मैग्नीशियम Mn2+, ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम जो होते हैं, जो पीएच सेकंड में वर्क करते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद आता है MO2+, ये होगा मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम किसमें होता है? नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। और एक और आता है K+ जो मोनोवैलेंट है, ये होता है पायरुवेट काइनेज में। तो अब नेक्स्ट देखेंगे कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स में क्या है? कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक होते हैं, और ये कहाँ से डिराइव होते हैं? ये विटामिन बी और सी से डिराइव होते हैं, मतलब कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। और कोएंजाइम जो विटामिन के से डिराइव होते हैं, वो फैट सॉल्युबल्स होते हैं। इसमें आता है कोएंजाइम में थायमीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट इससे लिखते हैं कोएंजाइम में क्या आता है? थायमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी। ये एल्डिहाइड ग्रुप ट्रांसफर में, या फिर कार्बन कार्बन क्लीवेज में, या उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट होता है एफएडी। इधर लिखते हैं ज्यादा से, एफएडी, एफएमएन, ये दोनों होते हैं। एफएडी और एफएमएन ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में। और नेक्स्ट होता है एनएडी, एनएडीपी, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं हाइड्राइड आयन के फॉर्म में। और नेक्स्ट होता है पायरिडोइल पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है जो, वो अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है। और फिर है नेक्स्ट टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक कार्बन का ट्रांसफर करता है, और ये फॉर्माइल और मिथाइल के ट्रांसफर में हेल्प करता है। मतलब इसमें एक कार्बन का ट्रांसफर फॉर्माइल या फिर मिथाइल से होता है। अब होता है नेक्स्ट है कोबाल्ट अमीन। कोबाल्ट अमीन, कोबाल्ट अमीन मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। फिर नेक्स्ट है एस अडीनोसाइल, एस अडीनोसाइल मेथियोनीन, जिसको सैम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एस एडेनोसाइल मेथियोनिन सैम। सैम क्या करता है? ये भी मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है। और नेक्स्ट आता है बायोटीन। बायोटीन, बायोटीन क्या करता है? कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। फिर कोएंजाइम ए आता है। कोएंजाइम ए ये एसाइल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करता है। अब आगे देखते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स किसने दिया था? ये माइकलिस और मेल्टन ने इसकी स्टडी की थी। एंजाइम काइनेटिक्स दिया था इन्होंने, एंजाइम काइनेटिक्स ये दिया था माइकलिस मेंटन ने। और इन्होंने क्या बताया था? हाउ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट इफेक्ट वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो अगर हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर वेलोसिटी है किसी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का, वो कैसे अफेक्ट होता है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, V नॉट इज इक्वल टू के, सॉरी, वेट वेट, V मैक्स इज इक्वल टू, अरे यार क्या लिख रही हूँ मैं, V नॉट इज इक्वल टू होता है, V नॉट इज इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जिसको याद करना ही करना है। ये क्या हो रहा है यार, छोड़ो। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। डन। अब देखते हैं कि इसमें जो वी नॉट है, ठीक है, ये जो वी नॉट है, वी नॉट वी नॉट क्या है, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है। वी मैक्स है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और जो वी नॉट इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी है ये वेरिएबल होता है। सॉरी। जो km है, km है माइकलिस कांस्टेंट। km इज इक्वल टू होता है km इज इक्वल टू k1 प्लस k2 अपॉन k1। ठीक है। अब s जो है वो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो वेरिएबल होता है। अब देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे वी नॉट लेंगे और एक्स एक्सिस पे लेंगे सबस्ट्रेट। तो इसके साथ में जब ग्राफ हम देखते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है और जहां पे ये कांस्टेंट हो जाता है इसको बोलते हैं वी मैक्स। और जहां पे कांस्टेंट हुआ वी मैक्स है और जहां से स्टार्ट हुआ है उसके बीच के डिस्टेंस को यहाँ को बोलते हैं वी मैक्स हाफ। ठीक है। अब आगे बढ़े। एजम्पशंस ऑफ माइकलिस एंड मिल्टन इक्वेशन। माइकलिस और मिल्टन के इक्वेशन में क्या क्या एजम्पशन बनाए गए थे। तो सबसे पहले तो ये देखो E प्लस एस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से ES क्या है, ES सबस्ट्रेट, सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। फिर यहाँ से जो आगे रिएक्शन होता है ये इरिवर्सिबल होता है। यहाँ से एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हम बहुत अलग अलग चीजें की बात करते हैं, जैसे के कैट एक होता है टर्म, टर्नओवर नंबर होता है जिसपे क्वेश्चन आता है, ऑलरेडी PYQ में आया हुआ है। तो आगे हम देखें कि जो वी नॉट होता है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वी नॉट को। और अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से ज्यादा है, सबस्ट्रेट एंजाइम से ज्यादा है तो रेट इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद जो एंजाइम सबस्ट्रेट डिसोसिएशन है वो इनसिग्निफिकेंट होता है। और स्टेडी रेट अजम्पशंस क्या होंगे कि एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है वो होता है K2। K1 इज ग्रेटर देन K2। K2 स्लो होता है इसलिए K2 को हम बोलते हैं। K2 मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 का जो कांस्टेंट है, तो K2 इज स्लोअर। ये है K1, ये है K2। तो ये रिएक्शन तो फास्ट होता है और ये होता है स्लो। तो जो रिएक्शन स्लो होता है वही रेट लिमिटिंग रिएक्शन होता है, रेट लिमिटिंग। ठीक है। अब K1 क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ ES टू E प्लस S। ठीक है। नहीं सॉरी, K1 इज रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। हाँ। और K2 होता है कि डिसोसिएशन ऑफ ES से E प्लस P। ये सही सही मैंने लिखा है। अब आगे देखते हैं KS। इज इट विजिबल? आई थिंक इट्स नॉट। तो ये जो KS है ये इज इक्वल टू होता है K-1 अपॉन K1। इसका मतलब डिसोसिएशन अपॉन फॉर्मेशन। और Km इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 अपॉन K1। ये सेम ही है। और K-1 प्लस K2 इज इक्वल टू होता है K1। K-1 मतलब K का अपोजिट, K1 का अपोजिट, K1 से कैंसिल हो जाएगा, K2 बच जाएगा। अब यहाँ पे एक बच गया।
यहाँ पे एक बनता है ग्राफ। ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे टाइम है एक्स एक्सिस पे और वाई पे है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इन तीनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले सबस्ट्रेट देखेंगे। तो जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। और उसी तरह से जब जैसे ही टाइम बढ़ता है, तो जो प्रोडक्ट है उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि सबस्ट्रेट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। और जो सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है, वो स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैक्सिमम बन चुका है। अब सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स अब फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। अब यहाँ से ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों का आपस में कंपैरिजन ग्राफ है। इसको अगर हम लेबल कर दें तो ये है प्रोडक्ट, ये है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये है सबस्ट्रेट। अब सवाल उठता है कि केएम क्या है, व्हाट इज केएम। जैसे देखा हमने कि केएम क्या है, माइकलिस मेंटन का डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो ईएस कॉम्प्लेक्स होते हैं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, जहां पे वी नॉट इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स हो जाएगा। ये हाफ वी मैक्स हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे हम केएम देखेंगे। ठीक है, जहां पे वी मैक्स हाफ होता है वहां पे केएम आता है। जैसे ये पॉइंट हुआ, तो ये है केएम। अब आगे बढ़े। अब इससे हम कुछ कुछ चीजें पता लगाते हैं कि अगर सबस्ट्रेट केएम के बराबर है तो वी नॉट क्या होगा, हाफ वी मैक्स हो जाएगा। वी नॉट हाफ वी मैक्स हो जाएगा। हाँ ठीक है। और अगर सबस्ट्रेट केएम से कम है, तब क्या होगा, वी नॉट इज लेस देन हाफ वी मैक्स। और सबस्ट्रेट केएम से ज्यादा है तो वी नॉट इज ग्रेटर देन हाफ वी मैक्स। इसका मतलब कि देखो, अगर सबस्ट्रेट यहाँ पे केएम से यहाँ पे कम है। ठीक है, केएम से कम है तो क्या हो रहा है कि वी नॉट जो है वो वी मैक्स से कम है। ये वी नॉट वी मैक्स से कम है। और वहीं पे अगर सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट अगर वी केएम से ज्यादा हो रहा है तो वी नॉट जो है वो हाफ वी मैक्स से ज्यादा है। तो वही सेम ही चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर ग्राफ देखिए तो सब क्लियर है। अब आगे बात करेंगे। तो जो केएम है डज नॉट वैरी विद द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केएम डज नॉट वैरी विद कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब आगे बढ़े तो एक और ग्राफ आता है। ये ग्राफ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि केएम को कंपेयर करें अगर दो ग्राफ में, वही सेम ग्राफ है जो हमने सबस्ट्रेट और यहाँ पे वी नॉट का बनाया था, जहाँ पे यहाँ आधा पे वी मैक्स हाफ होता है, यहाँ पे वी मैक्स होता है, यहाँ जीरो है और इधर सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग एंजाइम है, एंजाइम 1 एंड एंजाइम 2। ठीक है, ये है एंजाइम 2, ये है एंजाइम 1। तो अब हम क्या देखेंगे, वी मैक्स हाफ तो दोनों के लिए यहाँ पे सेम है, लेकिन केएम क्या है, डिफरेंट है।
Km क्या है, ये Km1 का है और ये Km2 का है, ठीक है। अब इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, जो Km है, जो Km है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। इसका मतलब सबस्ट्रेट जितनी ज्यादा बढ़ेगा Km उतना कम हो जाएगा, राइट। और जितना कम होगा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा Km होगा। तो इसमें हमें हमें क्या दिखा कि जो एंजाइम 1 है उसका Km कम है और जो एंजाइम 2 है उसका Km ज्यादा। एक मिनट, जो सबस्ट्रेट 1 है उसका Km1 इधर पे है, ओके, और इसका Km इधर पे है, मतलब कि सबस्ट्रेट एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। अच्छा, एंजाइम की एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट, एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए तब ज्यादा होगी ना जब सबस्ट्रेट ज्यादा होगा। नहीं, सबस्ट्रेट जब कम होगा तब ज्यादा होगी, अगर ऑलरेडी सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है तो एफिनिटी कम हो जाएगी। इससे हमें ये पता चला कि सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सबस्ट्रेट से एफिनिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब आगे के कैट की बात करते हैं। के कैट या फिर इसी को बोलते हैं टर्नओवर नंबर। तो के कैट या फिर टर्नओवर नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ सिंगल एंजाइम। दिस इज स्पीड ऑफ सिंगल एंजाइम। डन। तो ये क्या होता है, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन ई टी, ई टोटल। तो अगर हम ऐसे रिएक्शन बनाए जैसे ई प्लस एस, अब ये होता है रिवर्सिबल K1 और K-1 इसको बोलते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ES बनाता है, ये इरिवर्सिबल है जिसमें K2 आता है, ठीक है। अब यहाँ से E प्लस P अलग हो जाते हैं। अब V मैक्स अपॉन ई टी इज इक्वल टू होता है के कैट। इसका मतलब V मैक्स इज इक्वल टू K2 डॉट ई टी। डन। के कैट कांस्टेंट होगा कब होगा, फास्ट एंजाइम होगा तो के कैट इंक्रीज हो जाएगा, स्लो एंजाइम होगा तो के कैट डिक्रीज होगा। के कैट कांस्टेंट कब होगा, जब डू नॉट वैरी विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एक और पॉइंट आता है कि स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट क्या है। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, और इसी को बोलते हैं कैटालिटिक, सॉरी कैट क्या लिख रही हूँ मैं, कैटालिटिक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है, कैटालिटिक एफिशिएंसी होता है के कैट अपॉन के एम is rare constant that refers to properties and reaction of free enzyme and free substrate, okay। तो कैटालिटिक एफिशिएंसी हो गया के कैट अपॉन के एम।
K cat upon Km of 2 into 10 power 8 of for enzyme indicate that the value is close to diffusion controlled rate of encounter. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंजाइम काइनेटिक्स और उसके रेगुलेशन।